मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम हनीश बंसल, आई एम योर बिजनेस स्टडी टीचर। स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास का बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट है, क्योंकि ये क्लास पहले भी आपने नहीं देखी। और ये क्लास में जो भी कुछ पेजेस हैं, एक दो पेजेस हैं जो आपकी बुक में भी नहीं है, तो वो बाकायदा मैं आपको इसकी फ़ोटो भेज दूंगा। और ये जो बुक का स्टार्टिंग से बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है, जो स्टार्टिंग में इसके कंटेंट्स हैं, वो वाला पार्ट है, और इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रह जाता है, क्योंकि ये पार्ट में कुछ कुछ चेंजेस होती हैं। मतलब कुछ ना कुछ नई चीज़ आ जाती हैं। मेक इन इंडिया वाले पार्ट, आज की जो क्लास है मेक इन इंडिया, और कुछ ना कुछ नई नई इसमें चीज़ें हम देखने को मिलेंगी। और ये स्टूडेंट्स, आज की क्लास लगानी बहुत ज़रूरी है सबने, और आपको ये वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और जब मैं पहले भेजा था, पहले ये वाला टॉपिक उन्होंने कवर नहीं करवाया था, तो ये चीज़ मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। इसलिए मैंने सारी चीज़ स्टार्टिंग से रिवीजन स्टार्ट किया कि जो जो कंटेंट आपके रह गए हैं वो कंटेंट आपको पूरे कराए जाएं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, हम करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। कहते हैं कॉमर्स की हिस्ट्री क्या है। कॉमर्स की हिस्ट्री क्या है। कॉमर्स देखो ये क्या है, एक ध्यान से सुनना। इन फॉर्म ऑफ कॉमर्स इन वी सी टुडे हैज़ नेवर बीन लाइक दिस। टुडे कॉमर्स इज इट्स क्लाइमैक्स। अब तो आज की दुनिया में तो देखो क्लाइमैक्स की तरह जो हमारा कॉमर्स चल रहा है। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ट्रेड करना। ये पहले क्या होता था, पहले की जर्नी में क्या होता था, कैसे व्यापार करा करते थे लोग, कैसे नहीं करते। कहते हैं कि एवरी बिजनेस इकोनॉमी हैज़ टू मेन साइड। एक तो होती है प्रोडक्शन साइड, एक होती है कंजम्पशन साइड। Everyone knows that there is always a distance between these two sides. The production of goods take place at one place, whereas the consumption is done at another place. इसका मतलब क्या है, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। देखो ध्यान से, कॉमर्स का काम है ट्रेड करना। अब ट्रेड व्यापार कैसे होगा कि देखो कोई चीज़ बनती तो कहीं है, पर उसको यूज़ कहीं और की जगह पे किया जाता है। अब एक पर्सन, जहाँ पे मान लो हिमाचल में अब एप्पल बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हुए, तो एप्पल बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से वहाँ पे क्या सिस्टम है कि वहाँ पे कंजम्पशन इतनी नहीं होती है उसकी। जो कंजम्पशन है और जगह वो और भी प्लेसेस पे होती हैं, तो वो उस चीज़ को बताया जा रहा है कि जो हमारी एक तो प्रोडक्शन साइड होती है, कंजम्पशन। प्रोडक्शन कहीं और बनती है और कंजम्पशन उसी चीज़ की कहीं और जगह पे होती है। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट सेम प्लेस वेयर देयर इज़ टू बी यूज्ड कंज्यूम्ड। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि जहाँ पे कंज्यूम करनी हो गुड्स वहीं पे प्रोडक्शन करना चालू कर दो। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हम हर दुनिया की हर ही चीज़ें एक ही जगह पे नहीं प्रोड्यूस कर सकते। हर चीज़ की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, सारी चीज़ें अलग अलग होती है। हैंस हेयर द मेन प्रॉब्लम इज़ टू डू अवे द डिस्टेंस बिटवीन द। अब ये इन चीज़ों को दूर करने के लिए कि क्या क्या इसमें बनाया गया, एक फैक्टर बनाया गया, दो फैक्टर बनाए गए। एक तो सेल और परचेज फैक्टर बनाया गया, और दूसरा बनाया गया डिफरेंट एक्टिविटीज़। एक तो गुड्स को सेल कर दिया, सेल कर ली, परचेज़ कर ली। जो सेल परचेज़ होता है उसको तो कहते हैं हम ट्रेड करना। और जो दूसरा मेन कंटेंट हो गया उसको हम देखो बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट। इनकी वजह से ही हम दूर की चीज़ें या हम जो हमारा व्यापार है, जो हमारा कॉमर्स है, उसको बखूबी कर पाते हैं हम। पर जो हमारी स्टेजेस थी कॉमर्स की कि किन किन दौरों से गुजरती रही, जो कॉमर्स की जो हमारी स्टेजेस थी वो किन किन दौरों से गुजरी, तो उसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक तो ये वाला पेज आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। एक इसके आगे वाला नेक्स्ट वाला पेज होगा, वो अभी आपकी बुक में नहीं है। तो इन दोनों को आपने करना है, ठीक है। और आपको इसके बाद देखो नेक्स्ट पेज करते हैं हम। ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये आपको क्या क्या लिखा है आपको मैंने बता दिया, आपको इसका ट्रांसलेट करके। अब आगे देखिए आप।
तो स्टूडेंट्स देखिए डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। तो हमारी जो कॉमर्स है वो किन किन स्टेजों से गुजरी है, तो उसकी वेरियस स्टेजेस करेंगे। तो पहली स्टेजेस तो है इसकी बार्टर सिस्टम स्टेज। ध्यान से सुनना, आपने इसका नाम पहले भी कभी सुना होगा बचपन में, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है स्टूडेंट, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दे देना, उसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। बस जैसे फॉर देखो, इन द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन नीड्स, स्टार्टिंग से जो ह्यूमन की नीड्स थी वो क्या थी? फ्यू थी। ही यूज टू फुलफिल देयर नीड्स हिमसेल्फ वट एवर ही प्रोड्यूस। कोई बंदा कोई चीज़ बनाता था, कोई बंदा प्रोड्यूस करता था, कोई बंदा कोई चीज़ प्रोड्यूस करता था। Generally, human needs started increasing in such a situation. It is not possible that every human being should produce all the thing he needed. मतलब एक बंदा मतलब जिस वो हर चीज़ नहीं बना सकता, जो उसे चाहिए वो हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। Consequently, a family started producing a particular thing. तो सारी फैमिलियाँ अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करने लगी। तो आफ्टर यूजिंग द कमोडिटी फॉर द फैमिली, द रिमाइंडर वाज गिवन to the other family, and it in return the thing produced by them was obtained. In this way all the family could fulfill their needs, exchanging some things for some other thing is called barter system। मतलब एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट दे देना, उसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास गेहूं है, दूसरे बंदे के पास चावल है, तो मतलब वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके बार्टर सिस्टम के थ्रू क्या कर सकते हैं? मतलब अदला बदली के साथ अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, विलेजेस इकोनॉमी स्टेज। विलेज इकोनॉमी स्टेज, इसके बाद वाटर सिस्टम के बाद ये वाली स्टेज आई। तो इसमें क्या था? ग्रेजुअली पीपल गोट डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स। तो पीपल ने ज़्यादातर ट्राइब्स में डिवाइड हो गए। नाउ ऑल द पीपल बिलोंगिंग वन ट्राइब कल्टिवेटेड लैंड collectively and produce all the things they needed. The whole work was divided among man woman. After the private ownership of property started as a result of this tribe was divided into families. Now some family got themselves engaged in agriculture while the other started business. The people engaged in business work as middlemen. They purchased surplus goods from different families and in exchange sold goods. In this way the buying and selling of things started at the village level. तो विलेज इकोनॉमी स्टेज कैसे बनी? तो ए वाली स्टेज में क्या होता था? हर बंदा एक एक कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस करता था कि हाँ मैंने यार ये चीज़ प्रोड्यूस करी है, जो तुम्हें ये चीज़ चाहिए उसके बदले में मुझे ये चीज़ देनी पड़ेगी। यहाँ पे तो ये चीज़ होती थी। यहाँ विलेज इकोनॉमी सिस्टम में क्या होता है? सारे बंदे क्या हो गए? ट्राइब्स में क्या हो गए? डिवाइडेड हो गए। तो फिर क्या होगा? कुछ बंदे मतलब एग्रीकल्चर वाला काम करने लगे, कुछ बंदे ने क्या किया? बिजनेसमैन वाला काम स्टार्ट कर दिया। तो क्या करते थे कि आपस में क्या करते थे? जिस बंदे को जो चीज़ की ज़रूरत होती थी वो क्या करते थे? उस बंदे के पास बिजनेस मतलब एक बंदे के पास पकड़ा देते थे कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, इसको बेच देना। और दूसरा बंदा जिसको ज़रूरत होती थी वो उसके बंदे के पास आता था, तो वो उससे उसके बदले में कोई चीज़ लेके उसे चीज़ दे देता था। तो ये उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या हुआ? बिजनेस एक्सचेंज हो, तो यहाँ पे भी एक्सचेंज ही रही है गुड्स, दूसरे लेवल पे भी गुड्स एक्सचेंज ही हो रही है, पर फिर भी पर यहाँ पे जो एक्सचेंज किसके थ्रू हो रही है? मिडल मैन के थ्रू हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? मिडल मैन के थ्रू। मतलब किसी एक बंदे को बाय और सेलर के बीच में एक मिडल मैन आ जाता है जो उनकी गुड्स को परचेज और सेल करने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। उसको क्या बोलते हैं? विलेज इकोनॉमी स्टेज। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेज आई मनी इन्वेंशन स्टेज। यहाँ पे देखो मनी इन्वेंशन स्टेज आई। देयर वर मैनी प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड। कहते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम आई कि क्या बताएं। ठीक है, क्या क्या इसमें देखो। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्रॉब्लम ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम वाज डिस्कवर्ड विच इज़ कॉल्ड मनी।
तो कहते इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई, कुछ चीज़ तो देखो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, कुछ चीज़ अनलिमिटेड है। जैसे आपको देखो गोल्ड है, गोल्ड अब कह दो कि 10 किलो चावल के बदले 10 किलो गोल्ड दे दो, ऐसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, क्योंकि गोल्ड कम मात्रा में अवेलेबल होता है और मतलब चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। तो हम बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही थी, जिसको दूर करने के लिए एक मनी डिस्कवर की गई। एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी फूड ग्रेन्स वाज द एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आफ्टर दिस गोल्ड सिल्वर एंड कॉइन्स ऑफ अदर मेटल्स बिकम पॉपुलर। जिससे कारण क्या हुआ, गोल्ड सिल्वर कॉइन ये पॉपुलर हुए। इनका गोल्ड सिल्वर कॉइन इनको ही हमने क्या किया, एक क्या किया, मनी का जरिया बना दिया, जिस वजह से क्या था मतलब आपस में एक दूसरे से लेन देन कर सकते थे। आप किसी चीज़ की भी एग्जांपल लगा लो कि बार्टर सिस्टम में कोई चीज़ लिमिटेड है, कोई चीज़ अनलिमिटेड है। मतलब कोई चीज़ कम मात्रा में मिलती है, कोई ज़्यादा मात्रा में होती है, तो उसी का वही सेम टू सेम चीज़ हम नहीं दे सकते, उसकी वही वैल्यू नहीं लगा सकते। इस वजह से मनी सिस्टम लगाया गया। तो ये गोल्ड सिल्वर उस टाइम कॉइन्स फेमस हुए, इनको ही हमने मनी का आधार बनाया। तो आपको पता लग गया कि थर्ड स्टेज में कि मनी को हमने किससे स्टार्ट किया। फिर आ गया टाउन इकोनॉमी स्टेज। आगे देखिए टाउन इकोनॉमी स्टेज, ठीक है। इन दिस स्टेज वेरियस बिजनेसमैन स्टार्टेड। देखो टाउन इकोनॉमी स्टेज नाम से क्लियर है, कहते इन दिस स्टेज वेरियस बिजनेसमैन स्टार्टेड देयर बिजनेस एट ए प्लेस अवे फ्रॉम द विलेजेस। दिस प्लेस वाज कॉल्ड सिटी। तो इस विलेज को हमने क्या नाम दे दिया, सिटी का। The business was now done on the basis of the principle of specialization. It means every businessman become a specialist in buying and selling a particular thing. The laborer were also made specialist is done a particular job. The means of transport started developing. देखो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुई डेवलपिंग। दिस रिजल्ट इज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। द कंपटीशन बिजनेस आल्सो स्टार्टेड एट दिस स्टेज। टाउन इकोनॉमी स्टेज देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे देखो इन लोगों ने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों को प्रोवाइड करना चालू कर दिया। यहाँ पे मिडल मैन भी आ गए, तो मिडल मैन भी हर चीज़ के अलग अलग गुड्स के अलग अलग स्पेशलिस्ट बन गए। यहाँ भी कपड़े का मिडल मैन अलग हो गया, ठीक है, राशन पानी का मिडल मैन अलग हो गया, चीज़ों हर गुड्स थिंग का मिडल मैन अलग हो गया। जो लेबर थी वो भी अपनी अपनी चीज़ों में स्पेशलिस्ट हो गई, मैं इस चीज़ की लेबर है, वो उसको वो काम आता है कुछ। फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट का काम चालू होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ों पहुँचाने का। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाउन इकोनॉमी स्टेज में ये चीज़ें स्टार्ट हुई। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाता है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन स्टेज। फिर यहाँ पे आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज में द डेवलपमेंट एट दिस स्टेज कम्प्लीटली चेंज्ड ह्यूमन लाइफ। यहाँ पे इस स्टेज में ह्यूमन लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। कैसे? ड्यू टू दिस डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग द पावर ड्राइवन मशीन्स वर मेड अवेलेबल टू इंडस्ट्री। एज ए रिजल्ट ऑफ इट मैनी इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड। इससे क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप हो गई। दीज इंडस्ट्री इंक्लूड ऑफ टेक्सटाइल की इंडस्ट्री अलग बन गई, केमिकल की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री ये बन गई। इन इंडिया द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिसीव्ड मोमेंटम ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन स्टेज क्या हुआ, इस चीज़ ने ह्यूमन लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। इसने क्या किया, डेवलप किया इंजीनियर को, जो उन्होंने क्या बनाई, मशीनें बनानी चालू की, जो हमारे इस प्रोडक्ट को और ज़्यादा मात्रा में क्या करे, बनाए और उसे मॉडिफाई करके उसे अलग चीज़ों में बदल दें। तो ये इंडस्ट्रियाँ बनी, हर एक चीज़ की टेक्सटाइल, केमिकल, हर चीज़ की इंडस्ट्री अलग अलग तरीके से तैयार हुई। पर जो इंडिया का मोमेंटम है वो इंडिपेंडेंस के बाद ही ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ आगे स्टूडेंट्स,
आगे आता है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। तो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज में क्या आता है स्टूडेंट, देखो देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक द टेलीफोन, फैक्स, टेलेक्स, इंटरनेट, कॉमर्स, ई कॉमर्स, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ों से क्या होगा, कम्युनिकेशन और ज़्यादा फास्ट हो गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और ज़्यादा फास्ट हो गई, जिससे हमारा व्यापार करना और ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा और हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ें को पहुंचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया। देखो स्टूडेंट, ये वाला जो टॉपिक है, इसके आगे जो टॉपिक है ये आपकी बुक में है, ठीक है, और पेज नंबर 12 में आप देख सकते हो, पहला चैप्टर चल रहा है, ठीक है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे देखिए, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में देखो स्टूडेंट्स क्या सिस्टम है। विद द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ फॉलोइंग डेवलपमेंट टुक प्लेस। सबसे पहला पॉइंट, मेंटल कॉइन बिकम कॉमन एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कहते क्या, मेटल, जो मेटल है कॉइन, वो क्या है, मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज करने में हेल्प होने लगे। डॉक्यूमेंट सच एज हुंडीज, चिट्ठी वर यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑन क्रेडिट। कहते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स यूज़ होने लगे, हुंडीज़ और चिट्टीज़। अब आप सोच रहे होगे ये हुंडीज़ और चिट्टीज़ क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, रुको। तो स्टूडेंट देखिए हुंडीज़ क्या होती है। देखो, हुंडीज़ इज़ ए क्रेडिट नोट ऑफ इंडिजिनियस बैंकर लाइक चेक फॉर मॉडर्न बैंक्स। ये जो आपकी ये डेफिनेशन है ये भी आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, तो ये डेफिनेशन को भी आपने याद रखनी है। जो इसका मतलब है, जो आपको नाम दिया गया है हुंडीज़, ये कि लाइक क्या होते हैं, चेक की तरह होते हैं। दीज बैंक्स डील इन द सेल एंड परचेज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हुंडीज़। दीज आर रिटन इन द लोकल लैंग्वेज। हुंडीज़ में दर्शनी मुद्दती, इसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, दर्शनी या बोला जाता है, या क्या बोलते हैं, मुद्दती बोलते हैं। अब आपको पता है कि चेक, अब आजकल की हम लैंग्वेज में इसको चेक बोलते हैं, पहले इसे क्या बोला जाता था, हुंडीज़ बोला जाता था। इसको और नामों से भी बुलाते थे, दर्शनी, ठीक है, मुद्दती। दर्शनी हुंडीज़ इज़ पेबल ऑन डिमांड वाइल मुद्दती इज़ पेबल ऑन ओनली एट द स्पेकुलेटेड डेट ऑन इन फ्यूचर। ये जड़ मुद्दती होती थी वो फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते थे, और जो दर्शनी होती थी वो हम डिमांड के लिए यूज़ करते थे। मतलब आप बस इतना याद रखना, समझा कि एक चेक की तरह होता है, ठीक है, ये से गुड्स की सेल और परचेज़ करने में हेल्प करता है। ये इसको लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है हुंडीज़, पर हुंडीज़ को हम क्या बोलते हैं, दर्शनी और मुद्दती बोलते हैं। जो दर्शनी होती है उसको डिमांड, मतलब पेबल ऑन डिमांड, और मुद्दती क्या होती है, स्पेकुलेटेड डेटेड ऑन फ्यूचर के लिए होती है, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब जो आपने वर्ड बोला चिट्ठी, दोनों एक ही तरह का वर्ड होता है, हुंडी चिट्ठी एक ही बात है, वो चेक और वो चेक की तरह ही होते हैं, जो बैंक के ट्रांजैक्शन को लेन देन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट आपके सामने है, वैसे तो इन्होंने आपकी बुक में दिया तो हुआ है पर इतना डिफाइन नहीं किया, पर आपको मैंने बताया। हुंडीज़ बिकम वेरी पॉपुलर, हुंडी इन्वॉल्व ए कॉन्ट्रैक्ट। कैसे है, वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी, कहते हैं कि वारंटी देते हैं कि आपकी पेमेंट होएगी, ठीक है, उसको इंडिकेटर एंड कंडीशनल प्रॉमिस करते हैं। कुड बी ट्रांसफ़र थ्रू वैलिड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होता है, आप नए नए वर्ड सुन रहे होगे, ये नेगोशिएशन क्या होता है। नेगोशिएशन होता है एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे पैसों का वहाँ पे लिखती रूप पे लिखा जाता है कि हाँ भी मैं पैसे तो भुगतान करने की आपको भुगतान करूँगा। इसमें और साइन होते हैं जिस बंदे ने पैसे देने होते हैं, और या आपस में एक नोट होता है जिस जो प्रूफ की तरह होता है, जो एक ट्रांजैक्शन को लेन देन करने में हेल्प करता है, उसे नेगोशिएशन बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हुंडीज़ आर यूज्ड बाय इंडियन मर्केंट्स। इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की हुंडीज़ यूज़ होती हैं। अब आपको बताता हूँ हुंडीज़ अलग अलग टाइप की कैसे यूज़ होती हैं।
अब आपको मैंने वो डेफिनेशन में भी दिखाया है कि हुंडीज एक चेक की तरह होता है, और मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। अब और कौन मतलब टाइप की हुंडीज हो सकती है, ये सारी टाइप की हुंडीज हो सकती है जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। एक तो होती है धनी जोग। धनी जोग को ये मैंने बताया था ना आपको कि हुंडीज को दो नाम से बताया जाता है, एक तो दर्शनरी, एक बताया जाता है मुद्दती, ठीक है। अब दर्शनरी में भी ये सारे नाम होते हैं, मुद्दती में भी ये सारे नाम होते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान से देखना। जो धनी दर्शननी है वो धनी जोग, इसमें क्या होता है, पर्सन टू एनी पेबल टू एनी पर्सन, इट इज़ पेबल टू एनी पर्सन, नो लाइबिलिटी ऑन हु रिसीव्ड पेमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पेबल होता है किसी भी पर्सन को, इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती। नो लाइबिलिटी ऑन हु रिसीव पेमेंट, जो रिसीव करता है पेमेंट उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती, तो उसे बोलते हैं धनी योग। सहयोग क्या होता है, पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन ओनली, लाइबिलिटी ओवर हु रिसीव पेमेंट। इसमें क्या होती है, उसकी लाइबिलिटी ओवर होती है जो रिसीव करता है पेमेंट। वो पहले वाले में कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती जो रिसीव करता है पेमेंट, दूसरे वाले में क्या होता है, लाइबिलिटी ज़्यादा होती है जो पेमेंट रिसीव करता है। बस इतना याद रखना है आपने, इसकी आपने कोई सवाल नहीं करने कि इसके रिलेटेड हमने डिटेल में जाना है, बस इसना आपने ये नाम के आगे बस ये याद रखना है कि ये चीज़ किसके लिए होती है, बस ये चीज़ अब डिफरेंस याद रखना है बस। फिर मैन जोग दर्शनी हुंडी मेड पेबल टू ऑर्डर, जहाँ पे इसको बोलते हैं फिर मैन जोग। फिर मैन जोग इसमें क्या होता है, जो हुंडी जो पेबल होती है, जो चेक जो पेबल होता है, वो कहा था ना मैंने इसको चेक की तरह होता है, चेक जो पेबल होता है वो ऑर्डर पे ही पेबल होता है। उसके बाद आता है दक्खन हर, इसमें दर्शनीय पेबल, ये पेबल होता है टू प्रेजेंटर और बियरर। ये हमेशा जो पेबल होता है वो जो प्रेजेंटर, मतलब जब कोई बंदा प्रेजेंटर होएगा, बियरर होएगा, उसको ही पेबल होता है, उसको बोलते हैं दक्खन हर चेक। आगे आता है धनी जोग, इसे मुद्दती बोलते हैं। इसमें जो पेबल ओवर ए फिक्स पीरियड टू एनी पर्सन, पेबल ओवर ए फिक्स पीरियड। ओवर ए फिक्स पीरियड का मतलब होगा कि जो मतलब कोई पीरियड फिक्स हो जाता है, और फिक्स पीरियड के किसी भी पर्सन को हम क्या करते हैं, पेबल करते हैं, पर इसकी भी कोई लाइबिलिटी नहीं होती, ठीक है, जो रिसीव करता है। यहाँ पे क्या होता है, बस सिर्फ पेबल किया जाता है पर्सन को। यहाँ पे जो पेबल किया जाता है ओवर ए फिक्स पीरियड होता है। यहाँ पे भी वही नाम, फिर मैन जोग मुद्दती हुंडी पेबल ऑन ऑर्डर फॉलोइंग ए फिक्स पीरियड। यहाँ पे बस साथ में वर्ड आ रहा है फिक्स पीरियड, वहाँ पे सिर्फ ऑर्डर का नाम था, यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऑर्डर फॉलोइंग ए फिक्स पीरियड। फिर आगे आ जाता है नाम जोखमी। जोखमी क्या होता है, ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स, इट इफ़ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट द होल्डर बियर द कॉस्ट एंड ड्रॉअर कैरी ऑन नो लाइबिलिटी। देखो जोखमी क्या होता है, जोखमी का मतलब होता है जब गुड्स क्या कर दिया जाती हैं, डिस्पैच कर देती हैं, जब अगर गुड्स लॉस्ट हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, तो जो होल्डर होता है वो क्या करता है, वो होल्डर ही सारी गुड्स क्या करेगा, जब कॉस्ट होगा वो बियरर करेगा, जो ड्रॉई होगा उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। अब इसमें वर्ड सुन रहे होगे, ये ड्रॉई क्या होता है, ड्रॉई वो होता है जिसने पैसे क्या करने होते हैं, देने होते हैं। एक होता है वर्ड ड्रॉयर, ड्रॉयर इसको होल्डर को ही हम ड्रॉयर बोल देते हैं। ड्रॉयर वो होता है जिसने पैसे लेने होते हैं। अब देखो यहाँ पे गुड्स ड्रॉयर ने क्या किया, ड्रेस पैच कर दिया, अगर गुड्स बाद में उसके पास पहुँचती नहीं, लॉस्ट हो जाती हैं, तो ड्रॉई इसमें जिम्मेदार नहीं होता, इस ड्रॉई की कोई लाइबिलिटी नहीं होती, उसको बोलेंगे हम जोखमी। जो आपको पता लग गया। तो जो फिर मैन होगा हुंडी पेबल ऑन ऑर्डर, जो चेक होता है हमेशा ऑर्डर पे ही हम क्या करते हैं, पेबल करते हैं, पर उसका फिक्स टर्म होता है, बस इतना याद रखना है हमें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको ये सारी इन चीज़ों की मीनिंग नहीं आएंगे, हाँ भी इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ, बस इसका मीनिंग बताओ, बस आपको फ़र्क याद रखना है कि ये इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है बस।
बस ये चीज़ें याद रखनी है। और आपको MCQ पूछे जाएंगे। MCQ में मान लो कोई एक सिचुएशन दे दी, उसमें से ऑप्शन दे देंगे 4 और चारों में से आपको एक टिक करना होगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। बस ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अब आप में से कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, ये होता क्या है इंडिजिनियस सिस्टम। यहाँ पे हमने इतना कुछ देख लिया, ये है वो है, ठीक है, बट आपके बुक में इसका सही डेफिनेशन नहीं दे रखी कि ये क्या होता है, तो मैं आपके सामने ये डेफिनेशन लाया हूँ, ठीक है। तो आप उन्हें याद रखनी है। मैं बताता हूँ जो इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम होता है, ये देखो मैं आपको क्लियर बताता हूँ। यहाँ पे देखो, आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा, देखो। इंडिया हैज़ एन ओल्ड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन द कंट्री। इंडिया क्या है, ओल्ड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन द कंट्री है। वन फाइंड्स इन ए मेंशन बैंकिंग बिजनेस इन, ये देखो, कोटलिया इकोनॉमिक्स, which but only a specialized section of society used to be business. These are people are called indigenous bankers, ठीक है। इंडिया, अब इन्होंने क्या किया कि अब इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा पुराना बैंकिंग सिस्टम है। इसमें क्या है, एक इकोनॉमिक सिस्टम बिजनेस को बनाने के लिए, अच्छे से तरीके से चलाने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, इंडिजिनियस बैंकर का क्या किया, नाम दे दिया। अब ये इंडिजिनियस बैंकर्स के होते क्या हैं वो देखो। इंडिजिनियस बैंकर क्या होते हैं, देखो। अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1931, ठीक है, उन्होंने कहा जो इंडिजिनियस बैंकर है इज़ डिफाइंड एज एनी इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल या प्राइवेट फर्म, कोई भी इंडिविजुअल हो सकती है या प्राइवेट फर्म हो सकती है, रिसीविंग डिपॉजिट, कोई डिपॉजिट रिसीव करते हैं, और हुंडीज़ को क्या करते हैं, डील करते हैं, और हुंडीज़ को डील करते हैं और लैंडिंग मनी को भी डील करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिजिनियस बैंकर। उसको क्या बोलते हैं, इंडिजिनियस बैंकर इन इंडिया। तो आपको क्लियर होगा स्टूडेंट, इंडिजिनियस बैंकर ऑफ इंडिया इन इंडिया क्या होता है। अब देखो आपको और डिटेल में बताता हूँ। एज फार एज इंडिजिनियस बैंकर आर कंसर्न देयर इज़ नो सच लॉ इन द कंट्री, कहते इसमें से कोई भी ऐसा कोई लॉ नहीं बना हुआ, सच एज कंट्री अंडर विच दीज बैंकर्स कैन रजिस्टर देमसेल्फ। इंडिजिनियस बैंकिंग एक्टिविटी इज़ लिमिटेड टू पर्टिकुलर कास्ट इन इंडिया। इन गुजरात दीज आर सारफास, इन यूपी देर आर शाहूकार्स। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा, तिरिज इन साउथ, ठीक है, कायज़ बोलते हैं इसको असम में, खत्री बोलते हैं पंजाब में, काली दायरचरी ग्रामीण में बोलते हैं। तो ये नाम दिए हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंडिजिनियस बैंकर इन इंडिया। तो इंडियन बैंकर्स क्या होते हैं, इनका कोई लॉ नहीं बना हुआ है, ठीक है, बस ये अलग अलग कास्ट के बंदे पे अलग अलग डीलिंग करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो गुजरात दीज सारफ्स, ठीक है, बस ऐसी जो आगे देखो आपको अब क्लियर होगा ना सिस्टम की इंडिजिनियस बैंकर क्या है, इनका सही डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा हुआ। जो नए नए वर्ड्स आपने सुन रहे हैं वो भी मैंने पूरी अच्छे तरीके से आपको क्लियर करवाए कि हाँ हुंडीज़ क्या होती है, ठीक है। अब आप जो टॉपिक छेड़ा था इंडिजिनियस बैंकर्स, ये भी आपको क्लियर करा दिया, इंडिजिनियस बैंकर्स क्या होते हैं, उसकी एग्जाम्पलों से भी करा दिया। ये इस तरीके से इसे इंडिजिनियस बैंकर्स डील करते हैं, अलग अलग कास्ट के अलग अलग चीज़ों को वो क्या करते हैं, डील करते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक तो आपकी बुक में है ही, बस आपको मैंने इससे बाहर क्या चीज़ करवाई है, एक तो हिस्ट्री करवाई है, ठीक है, उसकी स्टेजेस करवाई हैं जो बुक में नहीं है, ठीक है, एक इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम का मीनिंग, एक हुंडीज़ का मीनिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब मीनिंग आपको मैंने करवाया है, तो वो आपको मैं फ़ोटो भेज दूँगा उस चीज़ की, तो आप उससे कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे देखिए, ठीक है, कि आगे देखिए डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम
दिस प्लेड ए स्पेशल रोल। देखो, people began to deposit precious metal with the lending institution acting as a banker और सेट्स। देखो, पीपल क्या करते हैं, अपना जो मेटल, आपको मैंने बताया था कि ये जो मेटल कॉइन्स होते हैं ये एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, मनी, ठीक है। मेटल्स को क्या करते हैं, डिपॉजिट्स करवाते हैं बैंक में। जो जो आपको पता है इंडिगेनियस बैंकिंग एक तरह के क्या होते हैं, जो एक्ट करते हैं बैंकर्स के या सेट्स के, या आपको मैंने बताया था कोई इंडिविजुअल या फर्म, कोई भी चीज़ हो सकती है। दीज बैंकर्स एंड सेट्स become an instrument for supplying money for producing more goods। तो ये क्या करते हैं, बैंक और सेट्स मनी को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने में लिए। इंडिगेनियस बैंक्स प्लेड ए स्पेशल रोल इन लैंडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग डिपॉजिटिंग डोमेस्टिक ट्रेड। तो इंडिगेनियस ज़्यादातर जो बैंक होते हैं वो, उनका रोल क्या होता है, मनी को क्या करना, लैंड करना और उसका फाइनेंस करना डोमेस्टिक ट्रेड में। उसका क्या, कहाँ पे डोमेस्टिक करना है, ट्रेड में। क्लियर हो गया। ये इंडिगेनियस बैंकिंग सिस्टम वाले पर्सन करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आल्सो हेल्प टू जनरेट सरप्लस एंड सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जो इसका जो पॉइंट है, और क्या करते हैं इंडिगेनियस बैंकिंग सिस्टम, जो एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन करते हैं एनिमल्स में, तो और जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करते हैं, वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। आगे देखिए, due to favorable climates condition, people of India were able to raise 2 or 3 crops in a year। तो ये क्या करते हैं, ज़्यादातर जो इंडिया में कंडीशंस होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मतलब बाधा करने में, मतलब फ़ायदा करने में, क्लाइमेट चेंजेस करने में वो क्या करते हैं, काम करते हैं। इन एडिशन टू एग्रीकल्चर बाय रिसोर्टिंग टू वेविंग, डाइंग फैब्रिक, मेकिंग क्ले पॉट्स, स्प्लकिंग कॉटेजेस इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ों में क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो उनका काम तरीके से चल सके। और इसको जहाँ से भी ज़्यादातर क्या करते हैं, सरप्लस करते हैं, जनरेट करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्या कहते हैं, ककरान्स और वर्कशॉप, ही स्किल्ड आर्टिशियंस वर्कड और कन्वर्टेड रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप सिस्टम वाज प्रैक्टिस सो दैट देयर आर्ट स्किल कुड बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये भी काम करते हैं जो मतलब अप्रेंटिसशिप सिस्टम, पता क्या होता है, जिसको जैसे किसी बंदे को प्लम्बर का काम आता है, किसी बंदे को इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, वो क्या करता है, अब आगे किसी को ट्रेन करता है ताकि जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी वो चीज़ सीख सके। तो वो ये चीज़ अपनी स्किल्स किसी और पर्सन को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ताकि जो वो काम आगे भी करता रहे। और इन चीज़ों में भी इंडिगेनियस बैंकिंग सिस्टम इन चीज़ों में भी काम करता है। क्लियर है बात? तो आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आगे देखिए, तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो यहाँ पे क्या आता है, इंटरमीडिएट्स प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड। तो ये तो आपने इससे पहले पढ़ लिया था, इंडिगेनियस बैंकिंग सिस्टम। तो हमारे कॉमर्स में ट्रेड करने में इंडिगेनियस बैंकिंग सिस्टम भी काम करता है। और भी कौन काम करते हैं, इंटरमीडिएट्स काम करते हैं। इंटरमीडिएट्स का क्या मतलब होता है, जो ब्रोकर होते हैं, जो हम कहते हैं मिडल मैन की तरह काम करते हैं। जैसे पहला पॉइंट आ जाता है ये कमीशन एजेंट, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर होलसेलर एंड। हम जो हमारा व्यापार है, कॉमर्स की हमने हिस्ट्री पढ़ी, और कॉमर्स की हिस्ट्री में पहले हमने पूरा स्टेजेस पढ़ी। स्टेजेस पढ़ने के बाद हमने फिर उसके इंडिगेनियस बैंकिंग सिस्टम जो हमारे कॉमर्स में आगे काम आया, ट्रेड करने में हेल्प आया। फिर उसके बाद और कौन कौन काम आए, इंटरमीडिएट्स काम आते हैं।
जो हमारी चीज़ों का लेन देन करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हैं होलसेलर रिटेलर। दे हेल्प इन एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड ब्रॉट इन हुज अमाउंट ऑफ सिल्वर बुलियन इनटू एशिया एंड लार्ज शेयर वाज इन इंडिया। तो ये क्या काम करते हैं, हम एक मतलब सेल और परचेज़ करने में और व्यापार को बढ़ाने में, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाने में भी हेल्प करते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेट्स आल्सो प्लेड, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेट्स होते हैं ये आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग मुगल पीरियड। ये इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया हुआ है मुगल पीरियड में। एंड डे टू ईस्ट इंडिया कंपनी, और मुगल पीरियड में भी इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेट्स ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था, जो हमारी व्यापार को बढ़ाने में हेल्प करते थे। बैंकर बिगन्स टू एक्ट एज एग्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टी। बैंक क्या करते हैं, एक एग्जीक्यूटर होते हैं या ट्रस्टी की तरह होते हैं। दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन ट्रेड। ये क्या करते हैं, फिर ये बैंकर्स होते हैं जो एग्जीक्यूटर ट्रस्टी की तरह होते हैं, जो फॉर हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं इन चीज़ों के लिए। द emergence ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन एक्सचेंज कमर्शियल एक्टिविटी। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और लोन अवेलेबल कराने में भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इंटरमीडिएट्स। समझ आ गई। इंडिया इंजॉयड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इंडिया कौन सी चीज़ इंजॉय करता है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, वेयर एक्सपोर्ट एक्सीड द इम्पोर्ट। एक होता है, आप इसको भी समझ लो स्टूडेंट, एक होती है फेवरेबल बैलेंस, एक होता है अनफेवरेबल बैलेंस। तो जो फेवरेबल बैलेंस होता है उसका मतलब होता है जो एक्सपोर्ट होती है वो इम्पोर्ट से ज़्यादा हो। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट का मतलब आपने पहले भी पढ़ा था कि कोई चीज़ इंडिया से बाहर जा रही है तो वो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। अगर कोई बाहर से इंडिया आ रही है उसे बोलेंगे इंपोर्ट। अगर इंडिया से बाहर जा रही है उसे एक्सपोर्ट बोलेंगे, तो वो फेवरेबल बैलेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर ट्रेडर एंड मर्केंट्स विद एडिशनल कैपिटल फंड फॉर बिजनेस को एक्सपैंड और ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और कौन कौन इंटरमीडिएट्स होते हैं जो बिज़नेस को बढ़ाने में हेल्प करेंगे? कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं। कमर्शियल जैसे ये लगा लो SBI, ये PNB, ये सारे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग लोन भी प्रोवाइड करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आपको पता लग गया इंटरमीडिएट जो मतलब ये व्यापार करने में, ये हम पढ़ रहे हैं व्यापार करने में कौन कौन बंदे हेल्प करते हैं, उन चीज़ों में ये आ जाता है इंटरमीडिएट। आगे आ जाता है ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक। तो स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक में भी देखो लैंड ट्रांसपोर्ट। अब देखो आपको सिंपल सी बात है, लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब बाय रोड की बात चलेगी। रोड हैज़ अज्यूम्ड ए की रोल इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। द नॉर्थन रोड रूट हैज़ हैड स्ट्रेंथ फ्रॉम बंगाल टू टैक्सिला। There were also some trade routes in south spreading east and west. Trade routes were wide and suitable for speed and safety. जो ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट में जो लैंड ट्रांसपोर्ट होती है इसका सिस्टम होता है, ये रोड से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये मतलब बाय रोड हम एक जगह से दूसरी जगह से चीज़ों को पहुंचा सकते हैं, ये मतलब व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती है। वाटर वे ट्रांसपोर्ट क्या होगा? वाटर वे ट्रांसपोर्ट हम कोई भी पानी के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, जैसे मैरीटाइम ट्रेड वाज अनदर important way of global trade. Malabar coast on which Mujeers is situated has long history of international trade. Paper known as black gold was traded through this route. It was a stretch of alternative route to India for spices that led to discovery of America of Columbus. तो कहने का मतलब ये है, ये कहानी बताई हुई है कि इन्होंने हिस्ट्री में ऐसे ऐसे ट्रेड करना चालू किया था, ये बंदे थे। तो बस सिंपल सी बात है, वाटर वे ट्रांसपोर्ट होता है।
बस आपको इतनी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको इतना याद रखना है ट्रांसपोर्ट हम वाटरवे से करते हैं, बस और कुछ नहीं है बस। और ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये बस पॉपुलर हैं कि जो नाम दिए हुए हैं कि ऐसे ऐसे ट्रेड हुए हुए हैं वाटरवे के, जो हिस्ट्री में याद रखा जाता है इन चीज़ों को, ठीक है। तो और बहुत सारी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ बनी, जैसे एक टॉपिक है और ट्रेड कैसे कैसे हुआ, कॉमर्स कैसे कैसे हुई, तो कम्युनिटियाँ बन गई। कम्युनिटी कैसे, जैसे नॉर्थ वाली साइड देखो पंजाबी और मुल्तानी, इन्होंने अपना बिजनेस अलग से बना लिया। वेस्टर्न में महाजनों ने अपना बिजनेस अलग से बना लिया, ये ठीक है। साउथ में इन्होंने, ठीक है, गुजरात में इन्होंने बना लिया, ठीक है। राजस्थान ये बिज़नेस को मैनेज करने लग गए, ठीक है। अर्बन सेंटर महाजन कम्युनिटी इन रिप्रेजेंट चीफ कॉल्ड नगर सेठ, इन्होंने मतलब अर्बन सेंटर में जो महाजन थे उन्होंने इन बिज़नेस को इस तरीके से संभाल लिया। तो कहने का तो इनकी कम्युनिटीज़ बन गई हैं जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग सिस्टम से साथ चलती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए स्टूडेंट्स, फिर हम ओसी ट्रेडिंग कम्युनिटी के आगे पढ़ेंगे। मर्केंट कॉरपोरेशंस, देखो इसमें मर्केंट कॉरपोरेशन में क्या हुआ, हर एक कम्युनिटी अपना अपने रूल एंड रेगुलेशन बना लिया। हर एक ट्रेडर्स ने क्या किए, अपने रूल एंड रेगुलेशन क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो ट्रेडर क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर व्यापार करना होता था उनको ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी, मतलब चुंगी देनी पड़ती थी आपस में एक दूसरे से क्या करने के लिए, मतलब इंपोर्ट करने के लिए गुड्स, तो चुंगी देनी पड़ती थी। कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी हर एक कम्युनिटी को, अलग अलग कम्युनिटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, अगर हम एक जिसका एरिया, मान लो ये एरिया है, ये किसी और राज्य का एरिया है, कि यहाँ पे कोई और राजा करता है, यहाँ पे कोई और राजा इसमें काम करता है, हर एक के अलग अलग राज्य बने हुए हैं, ठीक है। इसमें तो एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ क्या व्यापार करने के लिए कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। ऐसे ही अब आज के टाइम में तो क्या हुआ, एक देश दूसरे देश को कस्टम ड्यूटी पे करता है, पर पहले ऐसे कम्युनिटियाँ आपस में पे करती थी। इससे क्या होता, उनको बेनिफिट होता था। फेरी टैक्स लगता था, जो फेरी टैक्स का मतलब होता है कि अगर आप हमारे राज्य में आ रहे, एक अनदर सोर्स होता था कि हम अगर आप हमारे राज्य में आ रहे हैं तो आपको पैसेंजर का, गुड्स का, कैटल का, कार्ट्स का, इनका अलग फेरी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और लोकल बॉडी क्या करती थी, इसका टैक्स का क्या करती थी, यूज़ करती थी, ठीक है। आजकल तो देशों के हिसाब से देखा जाता है, पहले क्या था, एरिया के हिसाब से देखा जाता था। जैसे पंजाबियों का अलग हो गया था, महाजनों का अलग हो गया था, गुजरातियों का अलग हो गया था, ऐसे हर एक की अलग अलग कम्युनिटी थी। वो कम्युनिटी एक दूसरे कम्युनिटियों से क्या करते थे, चार्ज करते थे। ऐसे मर्केंट कॉरपोरेशन बनी थी इनकी आपस में, तो व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही एक टैक्स कलेक्ट करते थे डायरेक्टली, एक राजा से दूसरे राजा तक ऐसी टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। इसमें से क्या है, अपने 8 पॉइंट है, 6 पॉइंट कोई भी आप याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये क्या होते थे, एक दूसरे से मतलब ऐसे बेनिफिट लेते थे, गेन लेते थे, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं। आगे देखो, ये तो आपने ट्रेडिंग कम्युनिटी का फर्स्ट, देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये ट्रेडिंग कम्युनिटी का आपने उसका पहला पार्ट मर्केंट कॉरपोरेशन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मेजर ट्रेड सेंटर, कौन कौन से मेजर ट्रेड सेंटर बनाए गए, तो वो पढ़ेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, मेजर ट्रेड सेंटर बनाए गए। हर एक कम्युनिटी, हर एक सेंटर में अलग अलग स्पेशलिटी होती थी ट्रेडिंग करने के लिए। तो देखो यहाँ पे नाम दिया गया पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा क्या होता है, नोन एज पटना टुडे। आज तो उसे पटना बोलते हैं, पर पहले उसे क्या बोला जाता था, पाटलिपुत्रा, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए फेमस था, ये अकेले कमर्शियल टाउन के लिए फेमस नहीं था, ये क्या था, सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन। ये सेंटर था एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन का, ठीक है। पेशावर,
पेशावर क्या था, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट सेंटर, ये भी एक्सपोर्ट सेंटर था, पर किस चीज़ का एक्सपोर्ट सेंटर था, वूल का, ठीक है। और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सेंटर तो वूल का था, पर इंपोर्ट सेंटर क्या था, हॉर्स का, ठीक है। इट हैज़ हुज कमर्शियल ट्रांजेक्शन, इसमें ज़्यादातर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती थी इंडिया, चाइना और रोम के बीच में, पेशावर में। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, मेजर ट्रेड सेंटर कौन कौन से थे। टैक्सिला, इट इज मेजर सेंटर ऑफ लैंड रोड, लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, ये लैंड रूट था इंडिया और सेंट्रल एशिया का। इट इज़ आल्सो ए सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल, ए सिटी थी फाइनेंशियल करने के लिए, कमर्शियल बैंक की। ये क्या था, इट इज़ वाज प्लेस बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, ये फेमस ऑफ टैक्सिला यूनिवर्सिटी, आज ये फेमस होती है, टैक्सिला यूनिवर्सिटी से फेमस है, ठीक है। आगे देखो, इंद्रप्रस्था, इट इज़ ए कमर्शियल जंक्शन ऑन रॉयल रोड, ज़्यादातर किसके लिए फेमस है, रॉयल रोड। वेयर मोस्ट रूट लैंडिंग टू ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ कन्वर्ज्ड, मतलब ये ज़्यादातर क्या करती है, इनके ज़्यादातर रूट ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ की तरफ जाते हैं। मथुरा, इट इज़ एम्पोरियम ऑफ ट्रेड, ये क्या था, एम्पोरियम ऑफ ट्रेड था। मैनी रूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया टचड मथुरा एंड ब्रोच, बस हमने याद क्या करना है, जो मथुरा है वो किस चीज़ का ट्रेड था, एम्पोरियम ऑफ ट्रेड, ये हमने याद करना है। इंद्रप्रस्थ क्या था, इट इज़ ए कमर्शियल जंक्शन ऑफ रॉयल रोड, बस हाँ ये याद रखना हमने। टैक्सिला, ये क्या था, ये याद रखना है, मेजर सेंटर ऑफ लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंटर, पहली लाइन याद रखनी है आपने। वाराणसी क्या था, इट इज़ ग्रू एज ए मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बिकम फेमस फॉर ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लॉथ, ये याद रखना। वाराणसी इन चीज़ों के लिए क्या थी, मेजर सेंटर था, ठीक है। जो इसके बाद मिथिला है, मिथिला एस्टैब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनीज़ इन साउथ चाइना स्पेशली इन यूनन, ये किस चीज़ के लिए थी, साउथ चाइना स्पेशली इन यूनन, ये सारे मेजर ट्रेड सेंटर बने हुए थे व्यापार करने के, इन चीज़ों पे, इन जगहों पे ये सेंटर बने हुए थे जिस पे ज़्यादातर ये चीज़ों का व्यापार होता था। उज्जैन, उज्जैन में ये देखो आगे थे, कार्लिन मुस्लिम एंड माल्यो क्लॉथ वार एक्सपोर्टेड, इसमें सारे ये क्लॉथ एक्सपोर्ट होते थे। सूरत में क्या था, सूरत में टेक्सटाइल ऑफ सूरत वाज फेमस फॉर गोल्ड बॉर्डर, जारी बोलते हैं जिसे। सूरत हुंडीज वर हॉनर्ड फॉर फार एग्रेस इन ईरान, मतलब ये यूप इन एंड ईरान, ये सारी चीज़ें सूरत में होती थी। कांची में, कांची में क्या था, कांची में हेयर चाइनीज़ यूज टू कम इन फॉरेन शिप्स टू परचेज पर्ल्स ग्लास एंड रो स्टोन्स एंड इन रिटर्न दे गोल्ड सोल्ड गोल्ड एंड सिल्क, कांची में से सारी चीज़ें चाइनीज़ यूज़ करते थे, ये फॉरेन शिप्स ये परचेज़ करते थे, पर्ल्स ग्लास ये सारी चीज़ें कांची में आती थी। मदुरा, ये इट वाज कैपिटल ऑफ पांड्याज, ये क्या थी, पांड्याज की कैपिटल थी मदुरा, ठीक है। ये अट्रैक्ट फॉरेन मर्केंट पर्टिकुलर रोमन्स फॉर कैरिंग आउट ओवरसीज ट्रेड। स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, मेजर ट्रेड सेंटर थे, बस आपने नाम याद रखना है, ये नाम थे बस, और इसमें एक आधी लाइन याद रखनी है, ये किस चीज़ के लिए फेमस था, बस इसको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये मेजर सेंटर थे, बस हमने ये नाम याद रखने, ये सेंटर बने हुए थे, ये बस इस चीज़ के लिए फेमस थे बस। और इसमें 13 दे रखे हैं, इसमें से 10 भी कर लोगे तब भी कोई बात नहीं होगी, बस ये चीज़ आती है, ठीक है। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर करना सब कुछ ही है, कि कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन में भी यह आ सकता है, ठीक है। बट आपको मैंने जो बताया वही चीज़ याद रखनी है। मेजर कौन नाम दिए हुए हैं, इनमें से 10 सेंटरों के नाम याद कर लो, और बस उसमें ये याद कर लो कि ये चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस थी, बस, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको सबको। आगे देखते हैं हम।
आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स क्या है। मेजर एक्सपोर्ट इंक्लूडेड स्पेसिफिक वीट, मेजर ज़्यादातर एक्सपोर्ट क्या क्या चीज़ें होती है, वीट, शुगर, इंडिगोज, ओपियम, ये सीसेम ऑयल, कॉटन, पैरट्स, लाइव एनिमल, एनिमल प्रोडक्ट लाइक हाइड्स, स्पिन्स, फर्स, हॉर्न्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट्स, ये मेजर एक्सपोर्ट है। ठीक है, मेजर इंपोर्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेजर इंपोर्ट ये होती हैं, देखो, हॉर्स एनिमल प्रोडक्ट, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्सलिन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, रूबीज, कुरान, ग्लास, ये सारी चीज़ें मेजर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब पोजीशन देख रहे हैं कि पोजीशन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी A1 AD अप टू 1991 में क्या था। पहला पॉइंट देखो, बिटवीन फर्स्ट एंड सेवन्थ सेंचुरी इंडिया वाज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एंशियंट एंड medieval world, controlling about one third and one fourth of the world wealth. The country was referred स्वर्ण भूमि एंड स्वर्णदीप इन राइटिंग ऑफ मैनी ट्रेवल्स। तो इसको स्वर्ण भूमि भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोना पाया जाता था, और इसकी इकोनॉमिक पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि बहुत ज़्यादा मतलब इसको नाम भी दिया जाता था स्वर्ण भूमि और स्वर्णदीप भी बोला जाता था। जब कौन से टाइम में, ये फर्स्ट और सेवन्थ सेंचुरी के टाइम में। आगे देखिए, फिर आगे क्या हुआ, तो फिर प्री colonial in India history was an age of prosperity of Indian economy and made the European back great voyage of discovery. They soon realized to reward trade in exchange of gold and silver. तो इंडिया क्या करती थी, हर चीज़, कोई भी बहुत सारे प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करती थी। एक्सपोर्ट करने के बाद क्या होता था, वो उसके बदले में गोल्ड और सिल्वर लेती थी उसके बदले में, जिससे क्या हुआ, डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग कमर्शियल सेक्टर इंडिया वाज फार बिहाइंड वेस्टर्न यूरोपियन टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कॉज लैक ऑफ फ्रीडम। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ये एग्रीकल्चर, साइंटिफिक रेगुलेशन, लिमिटेड रीच ऑफ एजुकेशन ऑफ मासेस, ऑल दिस इंडिया ए कंट्री विच आज precious but with people who were poor. The British Empire began to take root in India in the mid 18th century. ठीक है, द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज रेवेन्यू जनरेटेड द प्रेगनेंस परचेज रॉ मटेरियल स्पेसिफिक गुड्स एंड दिस स्टॉप ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। This change of condition of Indian economy from being an exporter of possessed in goods to exporter of raw material, buyer of manufacturing products. सिंपल सी बात है कि क्या हुआ, पहले वाले टाइम में क्या होता था, इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसका जो एक्सपोर्टिंग पावर थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसके बदले में वो गोल्ड और सिल्वर लेते थे। और फिर क्या हुआ, इनके अंदर एक सिस्टम था जो कंट्रोलिंग सिस्टम, फ्रीडम लैक था, एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत ज़्यादा था, पर साइंटिफिक सिस्टम कम था। तो बहुत सारी चीज़ें आई, पर जो ब्रिटिश एम्पायर थे वो उन्होंने 18th सेंचुरी में इंडिया को बदल के रख दिया। उन्होंने इन सारी चीज़ों को यूज़ किया, जनरेट किया, और मतलब इन फॉरेन एक्सचेंज से मतलब पार करना बंद कर दिया, आउटफ्लो कम कर दी। तो बहुत सारी चीज़ों से फिर इंडिया क्या हुआ, थोड़ा सा पीछे चला गया, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी डाउन चली गई। तो सारी चीज़ चेंजेस आई हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मतलब इंडिया पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, पर आज के टाइम में इंडिया बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। ठीक है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ के गई थी इंडिया को तो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था इंडिया। ठीक है, तो अब आ जाओ स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको मान लो पेपर में आ जाए कि ये लिख के दिखाओ, तो सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट ये है कि इंडिया की इकॉनमी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इंडिया एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता था कॉटन का, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों का, मतलब उसके बदले में क्या लेता था, गोल्ड और सिल्वर लेता था। फिर क्या हुआ, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी कमी थी, साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, बहुत सारी चीज़ों की कमी थी,
अंग्रेज़ों के आने से वो सारी चीज़ों की कमी तो ज़रूर दूर हुई, पर उन्होंने सारा कंट्रोल अपने अंडर ले लिया, जिस वजह से वो खुद ही सारा कुछ करना चाहते थे, जिससे इंडिया की इकॉनमी थोड़ी सी और डाउन हुई, क्योंकि वो जो क्या कर रहे थे, सारा जो रेवेन्यू था अपने ही देश में ले जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। बस ये चीज़ आपने करनी है। तो आगे चल के क्या हुआ, इंडिया बिगन्स री इंडस्ट्रियलाइज हो गया। इंडिया क्या बन गया, री इंडस्ट्रियलाइज हो गया। तो वो उसमें देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया इंडिपेंडेंस की कैटेगरी में आ गया तो क्या होता है, फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट हुआ 1952। जो इम्पोर्टेंस वाज गिवन एस्टैब्लिश मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बने, प्रोग्राम्स बने, ठीक है। जिससे क्या हुआ, इंडिया ने अपनी एफर्ट से कुड नॉट डेवलप ए रैपिड पेस ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, राइज इन पॉपुलेशन, हुज एक्सपेंडिचर डिफेंस इंडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्हें बहुत सारे खर्चे किए डिफेंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है इंडिया। फिर उसके बाद क्या होता है, पर एक प्रॉब्लम और भी आई, ये इन चीज़ों में चलो नहीं लिखा, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया ने क्या किया, बाहर के लोगों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। मतलब वो व्यापारी बाहर के लोगों के साथ इतना ज़्यादा व्यापार नहीं करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था अगर मैं बाहर वाली कंपनियों के साथ व्यापार करूंगा तो क्या होगा कि मैं फिर से गुलाम ना हो जाऊं। ऐसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनके साथ व्यापार करने से उनको गुलाम बना लिया था, तो वो डरते थे इंडिया की। तो जिससे क्या हुआ, 1990 तक इंडिया की इकॉनमी इतनी ज़्यादा डाउन चली गई कि हम बहुत ज़्यादा पछड़े देशों में आने लगे। तो फिर 1991 में क्या हुआ है, फिर हमें एक लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट लाया गया। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट लाया गया। और लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के कंसेप्ट से क्या हुआ, हमारा इंडिया दूसरे देशों के साथ व्यापार करने लगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा, ठीक है। हर पर्सन को, पहले क्या होता था, हर चीज़ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती थी, कोई भी बिजनेस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलता था। हम प्राइवेट सेक्टर को कब प्रेफरेंस देते थे, 1990 से पहले। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन आने लगा, हर चीज़ प्राइवेट वाले पर्सन भी व्यापार करने लगे। तो धीरे धीरे हमारा इंडिया और ज़्यादा तरक्कियों पे चला गया, जिसमें अब आज हम मेक इन इंडिया बोलते हैं। मेक इन इंडिया में क्या है, बहुत सारी चीज़ें अब आई, अब नया नई जॉब क्रिएशन हुई, नई स्किल्स पैदा हुई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई, जिससे क्या हुआ, हमारा देश और अब ज़्यादा तरक्कियों में आ चुका है। अब देखो जैसे नेक्स्ट पेज पे क्या है, मेक इन इंडिया वाला पॉइंट। मेक इन इंडिया वाले पॉइंट में देखिए, जैसे मेक इन इंडिया लॉन्च्ड हुआ 25 सितंबर 2014 को, ठीक है। इन्होंने नई मेक इन इंडिया में जॉब क्रिएशन हुई, स्किल इन्हांसमेंट हुई, ठीक है। 25 सेक्टरों में, ये सेक्टर हैं सबके, इनमें सारे सेक्टर आपको याद भी नहीं होंगे, बस थोड़े से सेक्टर का नाम मेन याद कर लेना जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैंने आपको करवा दिया जो ये टॉपिक था, ठीक है। जो जो मैंने बताया कि ये इस हिसाब से बताना है, जैसे मैंने समझाया उस हिसाब से आपको पेपर में लिख के आना है, ठीक है। और बाकी जो जो मैंने कहा है, जैसे वैसे कंटेंट आपको याद करने हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। पर जो ये टॉपिक है इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखता जितनी इससे पहले वो क्लासेस थी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपको पेपर में आ जाता है, जो मैंने आपको समझाया। एक तो क्या आता है, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इस कॉमर्स की हिस्ट्री इम्पोर्टेंट होती है, स्टेजेस इम्पोर्टेंट है इसमें, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीनों तो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। फिर ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट, मर्केंटाइल कॉरपोरेशन, ये आपने बस क्या करना है, हल्का हल्का याद करना है, ये चीज़ ऐसे है वो ऐसे है, बस इस तरीके से याद रखनी है, ठीक है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है बात?
तो आई होप सबको समझ आया होगा। तो अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। और ये क्लास लगा लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आपका अब पहला चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। अब पहले चैप्टर में कुछ नहीं बचता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।